हेलो दोस्तों, फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। नज़्म गो शुअरा की जो किस्त चल रही है एनसीईआरटी बुक के हवाले से, उस किस्त में अगले शायर जो नज़्म गो शुअरा हैं, शुअरा में से हैं, वो हैं जोश मलिहाबादी। तो आइए तफसील से जोश मलिहाबादी के मुतालिक चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। जोश मलिहाबादी की पैदाइश 1898 में हुई थी मलिहाबाद में, ठीक। और इनकी वफ़ात हुई थी 1982 में इस्लामाबाद में, ठीक। आइए अगला पॉइंट देखिए। कहेंगे शब्बीर हसन ख़ान नाम था इनका और तखल्लुस जोश था, ठीक। और वतन क्या था? मलिहाबाद। अगला पॉइंट है कि इल्म व अदब की रिवायत ख़ानदान में बुज़ुर्गों से चली आ रही थी कि इल्म व अदब हासिल करने का एक ख़ानदानी सिलसिला बुज़ुर्गों से बिल्कुल चली आ रही थी। अगला पॉइंट है कि जोश के परदादा नवाब फ़कीर मोहम्मद ख़ान गवैया अपने ज़माने के मशहूर रईस और शायर थे। जो इनके परदादा थे वो क्या थे? मशहूर रईस थे। रईस के साथ साथ वो एक शायर भी थे और उनका तखल्लुस क्या था? गवैया था, ठीक। अगला पॉइंट है कि इब्तदाई तालीम और तरबियत के मराहिल जोश ने घर पर ही तय किए। इब्तदाई और बुनियादी जो तालीम हासिल की इन्होंने घर पे ही, घर पूरा इनका ख़ानदान पढ़ा लिखा था तो घर पे इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। अगला पॉइंट है कि अरबी और फ़ारसी में अच्छी इस्ताद पैदा की। उसके बाद लखनऊ, सीतापुर, आगरा और अलीगढ़ में तालीम हासिल की। देखिए किन किन शहरों में इन्होंने तालीम हासिल की? लखनऊ में, सीतापुर में, आगरा में और अलीगढ़ में क्या है? इन 4 शहरों में ये जाकर तालीम हासिल की है। अगला पॉइंट है कि 1916 में वालिद के इंतकाल के बाद जोश कलकत्ता चले गए। तो जोश कलकत्ता का सफ़र किस सन में तय किए? 1916 में। यही इनकी मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर से हुई। तो रविंद्रनाथ टैगोर से इनकी मुलाकात कहाँ पे होती है? कलकत्ता में होती है। ये बात भी याद रखिएगा, ठीक। अगला पॉइंट है कि रविंद्रनाथ टैगोर की पुरकशिश शख्सियत और शायरी ने जोश को बहुत मुतासिर किया कि जब रविंद्रनाथ टैगोर से इनकी मुलाकात हुई तो उनकी जो शख्सियत थी और उनकी जो शायरी करने का अंदाज़ था उससे जोश मलिहाबादी बहुत मुतासिर हुए थे। अगला पॉइंट कि टैगोर की असर से जोश शायराना तख्लीकी नस्र लिखने और शेर कहने की तरफ माइल हुए। टैगोर की असर से कि टैगोर का इफ़ेक्ट क्या है, असर जोश मलिहाबादी में पड़ा तो शायराना और नस्र लिखने की तरफ क्या है, इनका जहन माइल हुआ, उसकी तरफ इन्होंने रुजू किया। अगला पॉइंट है कि जोश की नस्र के अलावा इब्तदाई शायरी में भी टैगोर के असरात को बखूबी देखा जा सकता है कि जब आप इनकी शायरी देखेंगे जोश मलिहाबादी की तो टैगोर के जो असरात थे उनकी शायरी में आपको नज़र आएगा। अगला पॉइंट है कि 1924 में जोश उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के दारुल तर्जुमा में नाज़िर अदब के तौर पर मुलाजिम हो गए। 1924 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ठीक, जो हैदराबाद में है, और दारुल तर्जुमा से क्या है, ये मुंसलिक हो गए और वहाँ पे इन्होंने मुलाजिमत की। 1924 से याद रखिएगा। अगला पॉइंट कि हैदराबाद में जोश ने तकरीबन 10 साल गुजारे। 10 साल क्या है, हैदराबाद में इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारा। अगला पॉइंट कि जोश 1934 में दिल्ली आ गए जहाँ उनकी शेरी मजमूए शाये हुए। जब 1934 में ये दिल्ली का इन्होंने रुख किया तो यहाँ से क्या है, इनकी शेरी जो मजमूए थे, जो इनके कलाम थे, मजमूए की सूरत में शाया होने लगे। अगला पॉइंट है कि कलम के उन्वान से एक रिसाला भी जारी किया। कि कलम के उन्वान से क्या एक रिसाला जारी किया, तो इस तरह पूछा जाए कि कलम रिसाला किसका है, तो यह है जोश मलिहाबादी का, ठीक है। याद रखिए कि जोश मलिहाबादी का, ठीक, कलम रिसाला है। अगला पॉइंट कि उसके बाद जोश पूना की एक फ़िल्मी कंपनी में मुलाजिम हो गए। कि पूना में एक फ़िल्मी कंपनी थी, फिल्म की कंपनी, उसमें भी ये मुलाजिमत करने लगे। अगला पॉइंट कि आज़ादी के बाद जोश हुकूमत हिंद के रिसाले आजकल के मुदीर मुकर्रर हुए और दिल्ली में सुकूनत इख्तियार कर ली। कि जब आज़ादी के बाद जो हिंदुस्तान का रिसाला है वह आजकल जो दिल्ली से शाया होता है उसकी ये मुदीर मुकर्रर हो गए और इस तरह इन्होंने दिल्ली में सुकूनत और अपना क़याम कर लिया। 1955 में हुकूमत हिंद ने जोश को पद्म भूषण के एज़ाज़ से नवाजा। तो पद्म भूषण का एज़ाज़
जोश मलियाबादी को किस सन में दिया गया था? तो 1955 में दिया गया था। 1956 में जोश पाकिस्तान चले गए। अगर आपके सामने सवाल आता है कि जोश मलियाबादी ने पाकिस्तान का रुख कब किया या पाकिस्तान का सफ़र कब किस सन में तय किया, तो 1956 में पाकिस्तान का सफ़र तय किया। एक अरसे तक तरक्की उर्दू बोर्ड कराची से मुंसलिक रहे, उर्दू लुग़त का काम करते रहे। ज़िंदगी के बाकी दिन इन्होंने इस्लामाबाद में गुजारे और वहीं इनका इंतकाल हुआ। इस्लामाबाद में क्या है, इनका इंतकाल हो गया। ठीक, जोश मलियाबादी न सिर्फ ज़ोदगो शायर थे बल्कि कम से कम वक्त में तवील नज़में कहने की इस्तात रखते थे। ज़ोदगो मतलब होता है फ़ौरन, ठीक है, कि ज़ोदगो मतलब किसी भी उन्वान पर फ़ौरन क्या है, शायरी करने की इनके अंदर इस्तात थी। और इसके साथ साथ कम वक्त में एक तवील नज़म कहने की भी इनके अंदर इस्ताती कैपेसिटी थी कि कम वक्त में क्या है, किसी भी उन्वान के तहत एक तवील नज़म कह देते थे। अगला पॉइंट है कि जोश का पहला मजमूए कलाम रूह अदब 1929 में शाये हुआ। 1929 में पहला इनका मजमूए कलाम रूह अदब शाये हुआ। इसके बाद इनके कई मजमूए मंजर आम पे आए, जिसमें शोला व शबनम, हर्फ व हिकायत, सुरूद व खुरूश, नक्श व निगार, सुमूम व सबा, जुनून हिकमत, फ़िक्र व निशात, सुम्बुल व सलासिल, सैफ़ व सुबू, यहाँ पे हुआ होगा सैफ़ व सुबू, शायरी की रातें और आयत नगमात बतौर ख़ास काबिल ज़िक्र है। ये इनके क्या है, मजमूए हैं। ये सब याद रखिएगा, सवाल में पूछ लिया जाता है एक से ज़्यादा में। बीपीएससी के जो टियर 2 पेपर हुआ था इसमें ये सवाल इनका आया भी था। ठीक, ये मजमूए आप याद रखिएगा। पहला मजमूआ कौन सा है, रूह अदब है, जो 1929 में शाये हुआ था। उसके बाद ये तरतीबवार क्या है, इनके मजमूए हैं। जोश का आखिरी शेरी कारनामा नामुकम्मल तवील नज़्म हरफ आखिर है। हरफ आखिर क्या है, एक तवील नज़्म है जो नामुकम्मल रह गई। ठीक, इनकी नज़्म देखिए जो एनसीईआरटी किताबों में शामिल है। गर्मी और देहाती बाज़ार, अलबेली सुबह, बदली का चांद, बदली का चांद हो गया, अलबेली सुबह हो गया, ये सब क्या है, बहुत मशहूर इनकी नज़में हैं। अगला पॉइंट कि नस्र में जोश का सबसे अहम कारनामा उनकी खुदनविश्त यादों की बारात। यादों की बारात एक ज़ख़ीम सी नावल टाइप की खुदनविश्त है उनकी। और ये क्या है, बहुत इनके जो नस्र में इन्होंने कारनामे किए उसमें सबसे अहम कारनामा इनका यादों की बारात है। कहने की अगला पॉइंट कि जोश ने गज़ल और रुबाइयात भी कही, लेकिन बुनियादी तौर पर वो नज़्म के शायर है। जोश ने गज़लें भी कही हैं, रुबाइयात भी की हैं, लेकिन जो बुनियादी तौर पे जिसके शायर माने जाते हैं वो नज़्म के शायर माने जाते हैं। अगला पॉइंट कि इब्तिदा में जोश की नज़मों का मौजू फितरत की तस्वीर कशी था, जिसकी वजह से जोश को शायर फितरत कहा जाता था। इब्तिदा में क्या है, शायर फितरत इनको कहा जाता था इब्तिदा में। लेकिन तहरीक आज़ादी के ज़ेर असर जोश ने हुब्बे वतन के गीत गाए और सियासी मसाइल को मौजू बनाया और अपने वलवला अंगेज़ लबो लहजे की वजह से शायर इनकलाब कहलाए। शायर इनकलाब इनको कहा जाता है जोश मलियाबादी को। शायर शबाब कहा जाता है जोश मलियाबादी को। ये ख़ास करके याद रखिएगा, शायर इनकलाब और शायर शबाब किनको कहा जाता है, तो जोश मलियाबादी को कहा जाता है। ठीक, अगला पॉइंट कि ज़बान पर जोश को गैर मामूली कुदरत हासिल थी, वो अल्फाज के जादूगर कहे जाते हैं। अल्फाज की जादूगरी अगर इनकी देखनी थी, यादों की बारात पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से ये लफ्ज़ों को अपने ख़यालात के ज़रिए पिरोते हैं। ठीक, तो ये आपके जोश मलियाबादी के मुताल्लिक जो भी निकात थे पेश किए गए हैं। और ये जो आपकी किताब है हवाले के तौर पे गुलज़ार उर्दू जो 9वीं जमात की है, सफ़ा नंबर 42 पे तस्करा है। गुलिस्तान अदब 11वीं जमात की जो है, और नवाए उर्दू जो 10वीं जमात की है, सफ़ा 148 पे इनका तस्करा है। ये आप किताबें बतौर हवाला देख सकते हैं। अब अगले शायर जो आपकी किताब में तरतीबवार हैं वो हैं अफसर मेरठी। अफसर मेरठी की पैदाइश और जोश मलियाबादी की पैदाइश एक ही सन में है। 1898 में अफसर मेरठी पैदा हुए थे और 1898 में जोश मलियाबादी पैदा हुए थे। अब अगला पॉइंट देखिए कि अफसर मेरठी का पूरा नाम हामिदुल्लाह था। क्या नाम था? हामिदुल्लाह। और मेरठ में पैदा हुए थे। तो मेरठी से आप याद रखिएगा कि इनकी पैदाइश मेरठ में हुई थी और 1974 में इनकी वफ़ात हुई थी।
अफसर इब्तदाई तालीम के बाद 1930 में मेरठ कॉलेज मेरठ से बीए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री हासिल की। ठीक है, एलएलबी की डिग्री इन्होंने एमयू से हासिल की, एमयू से। ठीक है, याद रखिएगा। फिर क्या ना कि अफसर जुबली कॉलेज लखनऊ में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए। ये याद रखिएगा कि अफसर मेरठी किस सब्जेक्ट के या किस ज़बान के उस्ताद थे, तो उर्दू ज़बान के वो उस्ताद थे। स्टेट में इस तरीके के सवाल पूछे गए, इसलिए मैं इन निकात पर आपको पॉइंट आउट करा रहा हूँ। वो तरक्की पाकर वहीं के वाइस चांसलर हो गए। तो जुबली कॉलेज में ही वो उनका प्रमोशन होता रहा, और प्रमोशन होते होते वो वहाँ के वीसी बन गए। ठीक, वाइस चांसलर हो गए। अगला पॉइंट है कि अफसर 1950 में जुबली कॉलेज से सुबुकदोश हो गए और उनका इंतकाल लखनऊ में हुआ। ठीक है, तो अफसर मेरठी की पैदाइश मेरठ में हुई और इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ, और पूरी ज़िंदगी ये लखनऊ में ही गुजार दिए। अगला पॉइंट है कि अफसर के मौज़ूआत का दायरा बहुत वसी है और बच्चों की नफ्सियात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। अगला पॉइंट कि अफसर मेरठी ने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी। बच्चे उनकी नज़में दिलचस्पी से पढ़ते हैं, उनकी ज़बान सादा और आम फहम है। ठीक, ये पॉइंट देखते रहिएगा आप। अगला पॉइंट कि अफसर ने बच्चों के लिए 16 किताबें लिखी। ये याद रखिए कि अफसर मेरठी ने बच्चों के लिए कुल 16 किताबें तहरीर की, जिसमें से आसमान का हमसाया, लोहे के चप्पल, दरसी कुतुब, पयामे रूह, नक़दुल अदब बहुत मकबूल है। नक़दुल अदब ये याद रखिएगा, और आसमान के हमसाए, लोहे के चप्पल, दरसी किताब, पयामे रूह, ये किताबें क्या हैं, इनकी मशहूर है। अफसर मेरठी की फ़ितरत और हुब्बुल वतनी ख़ास मौज़ूआत है। अफसर के फ़ितरत और हुब्बुल वतनी, ये जो दो चीज़ें हैं, ये इनके ख़ास मौज़ूआत, इन्हीं मौज़ूआत के तहत अपनी किताबें और अपनी बातें कहने की कोशिश करते हैं। और हवाले के तौर पे जो नई आवाज़ है किताब 11वीं जमात में पढ़ाई जाती है, सफ़र में 112 पर तस्करा है। नई आवाज़ बाकायदा CBSE ने इसको अपने सिलेबस में शामिल किया है। ठीक, अगले शायर और इस वीडियो के आखिरी शायर जो है वो है हफीज़ जालंधरी। ठीक, हफीज़ जालंधरी की पैदाइश 1900 में हुई और इनकी वफ़ात 1982 में हुई। देखिए कि अब्दुल हफीज़ नाम और हफीज़ तखल्लुस था। पंजाब के ज़िला जालंधर में पैदा हुए और जालंधर में इनकी पैदाइश हुई है 1900 में। ठीक, और तालीम भी वहीं से हासिल की, जालंधर से ही इन्होंने तालीम हासिल की। हफीज़ मौलाना गिरामी के शागिर्द थे। तो हफीज़ के उस्ताद कौन थे? मौलाना गिरामी थे, या यूँ कहें कि हफीज़ किनके शागिर्द थे? तो मौलाना गिरामी के शागिर्द थे, और फ़ारसी और उर्दू में महारत रखते थे। ठीक, हफीज़ जालंधरी क्या फ़ारसी और उर्दू में महारत रखते थे। हफीज़ जालंधरी ने कई अहम जरीदों और रिसालों की इदारत की बहुत से जरीदे जरायद शाये हुए और रिसाले शाये हुए, तो उन्होंने उस रिसालों की इदारत भी की। 1938 में हफीज़ ने यूरोप का सफ़र किया। वहाँ कैंप के दौरान अफरंग की दुनिया और अपने वतन में सब कुछ है प्यारे मशहूर नज़में लिखी। तो क्या यूरोप का जब इन्होंने सफ़र किया तो यूरोप में जो नज़में कहीं अफरंग की दुनिया और अपने वतन में सब कुछ है प्यारे, इनकी मशहूर नज़में इन्होंने यूरोप के सफ़र के दौरान किया 1938 में। अगला पॉइंट है कि छोटी बहरों और सादा लफ्ज़ों में गीत और नज़में लिखना हफीज़ का ख़ास अंदाज़ है। एक बात याद रखिए, यहाँ पे गीत से बात याद आ गई कि हफीज़ जालंधरी को जिस हवाले से किताब में दिए गए NCERT में, वो गीत के हवाले से, क्या है, गीत के हवाले से। तो गीत भी क्या है, नज़्म की ही एक किस्म है, इसलिए इस हवाले से हम नज़्म को शुरा में इनको पढ़ रहे हैं। ठीक, तो क्या है कि गीत और नज़में लिखना हफीज़ का ख़ास अंदाज़ है। उनकी गीतों में कुदरती मनाजिर की अक्कासी है, जो कुदरती मनाजिर है, ठीक है, उसकी अक्कासी आप इनके गीतों में जा बजा देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट कि हफीज़ जालंधरी का शुमार उर्दू के मशहूर शायरों में होता है, जैसे नग़्मे राज़, सोज़ो साज़, तलख़बाए शीरी इनके अहम मजमूए हैं। हफीज़ जालंधरी के जो मजमूए हैं उर्दू में, याद रखिए कि नग़्मे राज़ है, सोज़ो साज़ है, तलख़बाए शीरी इनके अहम मजमूए हैं। एक जो इनका बहुत अहम कारनामा है वो आगे देखिए यार कि हफीज़ का शाहकार शाहनामा इस्लाम 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। शाहनामा इस्लाम क्या है? ये हफीज़ जालंधरी की किताब है और शायरी की किताब है और 4 जिल्दों पर है, 4 जिल्दों में है। ठीक, ये याद रखिए कि शाहनामा इस्लाम किसकी है? तो हफीज़ जालंधरी की है। शाहनामा इस्लाम बयानिया शायरी की अच्छी मिसाल है।
جو بیانیہ شاعری ہوتی ہے اس کی سب سے اچھی مثال کیا ہے؟ شاہ نامہ اسلام ہے۔ تو حفیظ جالندھری کے خاص کر کے یہ یاد رکھیے کہ شاہ نامہ اسلام کس کا ہے؟ تو حفیظ جالندھری کا ہے۔ حوالے کے طور پہ دیکھیے نئی آواز جو 11ویں جماعت کی ہے، صفحہ نمبر 117 پہ حفیظ جالندھری کا تذکرہ ہے۔ جب آپ گیت والا پورشن اس میں پڑھیں گے تو اس میں حفیظ جالندھری کا تذکرہ دیا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے آج ہم نے جوش ملیح آبادی، افسر میرٹھی اور حفیظ جالندھری کے جو اہم پوائنٹ تھے NCERT بک نے اس کو اپنی کتاب میں شامل کیا ہے، جن شعراء کرام اور نظم گو شعراء کرام کا، اس کو میں نے تفصیلاً اور جامع طور پہ آپ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جو نظم گو شعراء کی قسط چل رہی ہے اس کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ BPSC کا جو پیپر ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، Tier 3 کا، اس پہ آپ کی ویڈیو لے کر آؤں، اور خاص کر کے جو SCERT کی جو کتاب ہے آپ کی درخشاں کہکشاں، انہی کے کانٹینٹ کیا ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو۔ یہ تو NCERT کتاب کی ویڈیو آتی رہے گی، ساتھ ساتھ وہ بھی ویڈیو آپ کو پیش ہوگی، تو اپنے ساتھیوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کو کتابوں کے حوالے سے وہ چیزوں کو، کانٹینٹ کو پڑھ سکے۔ انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔